हाँ, आज हम जोमेटो की कहानी को करीब से देख रहे हैं। कैसे 2008 में दिल्ली की एक कैंटीन से निकला आइडिया फूडी बे आज इटर्नल लिमिटेड नाम की एक बड़ी टेक कंपनी बन चुका है। हमारे पास कई सारे लेख हैं, रिपोर्ट्स हैं, नोट्स हैं और मकसद है इस पूरे सफर के जो सबसे अहम और दिलचस्प पहलू हैं उनको समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हुई फूडी बे से। दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा, दो आईआईटी ग्रेजुएट्स, उन्होंने देखा कि अरे लोगों को रेस्टोरेंट की मेनू देखने के लिए कैंटीन में लाइन लगानी पड़ती है। कमाल है, मतलब एक छोटी सी रोजमर्रा की झुंझलाहट से इतना बड़ा आइडिया। जुलाई 2008 में उन्होंने आसपास के रेस्टोरेंट्स के मेन्यू स्कैन किए और वेबसाइट पर डाल दिए। ये गुड़गांव ऑफिस से शुरू हुआ और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से ही फैल गया। मतलब 9 महीनों में दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गई थी उस टाइम पे। डायरेक्टरी बन गई। फिर नवंबर 2009 में फाउंडर्स ने नौकरी छोड़ी और इन्फो एज ने 4.7 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश किया। बिल्कुल। और फिर 2010 में नाम बदला गया जोमैटो। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक बड़े विजन का इशारा था। मतलब एक ऐसा नाम जो छोटा हो, यादगार हो और दुनिया भर में चले। यहाँ दिलचस्प ये है कि इसके बाद कंपनी ने बहुत तेजी से भारत के बड़े शहरों में अपने पैर पसारे, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर वगैरह। और सिर्फ मेन्यू नहीं बल्कि यूजर रिव्यूज, रेटिंग्स, फोटोज ये सब भी जोड़े। 2012 से तो अंतर्राष्ट्रीय विस्तार भी शुरू हुआ। यूएई, यूके, न्यूजीलैंड, ब्राजील जैसे देशों में। कई देशों में तो लोकल कंपनियों को खरीदा भी, जैसे न्यूजीलैंड में मेन्यूमेनिया और पोलैंड में गैस्ट्रोनॉची। ये एक तेज तरीका था नए बाजारों में घुसने का। हाँ, ये अधिग्रहण वाली स्ट्रेटेजी तो काफी कॉमन है टेक में। और फिर आया 2015 का वो मोड़, जिसने मुझे लगता है अब सब कुछ बदल दिया। भारत में फूड डिलीवरी सर्विस का लॉन्च। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ बिल्कुल। मतलब सिर्फ रेस्टोरेंट खोजने की जगह से अब खाना ऑर्डर करने का प्लेटफॉर्म बनना, ये तो एक तरह से कंपनी का डीएनए बदलने जैसा था। सही बात है। शुरू में दूसरी कंपनियों से पार्टनरशिप की, जैसे डिलीवरी, रनर, लेकिन 2017 में रनर को खरीदकर अपनी डिलीवरी फ्लीट बना ली। हाँ, और ये डिलीवरी बिजनेस को मजबूत करने के साथ साथ जोमैटो ने कुछ और बड़े दाव खेले जो आगे चलकर गेम चेंजर साबित हुए। जनवरी 2020 में उबर ईट्स इंडिया का अधिग्रहण। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर थी। बिल्कुल। करीब 350 मिलियन का ये सौदा सिर्फ बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नहीं था, जो करीब 52-55% हो गई थी, बल्कि ये स्विगी जैसे तगड़े कॉम्पिटिटर के सामने जोमैटो को एक निर्णायक बढ़त दिलाने और उबर जैसे ग्लोबल दिग्गज को भारतीय फूड डिलीवरी मार्केट से बाहर करने का एक मास्टर स्ट्रोक था। अच्छा, इसने दक्षिण भारत में उनकी पकड़ भी मजबूत की। अच्छा, इसी दौरान जोमैटो गोल्ड का भी काफी जिक्र था, वो क्या था? हाँ, 2017 में जोमैटो गोल्ड सब्सक्रिप्शन आया था। इसने ग्राहकों को तो बहुत खींचा, डाइनिंग डिस्काउंट्स वगैरह थे, लेकिन रेस्टोरेंट्स की तरफ से भारी विरोध हुआ। वो #लॉगआउट अभियान चला था। और यहाँ याद आया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये डिस्काउंट कल्चर उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उसी फीडबैक पर 2020 में जोमैटो प्रो लाया गया, जो सब्सक्रिप्शन मॉडल को थोड़ा संतुलित करने की कोशिश थी। फिर जुलाई 2021 में आया आईपीओ। भारतीय टेक जगत के लिए तो ये एक ऐतिहासिक पल था। 9,375 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य और 38 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन। हाँ, जबरदस्त रिस्पॉन्स था। ये जबरदस्त सब्सक्रिप्शन दिखाता है कि निवेशक भारतीय टेक कहानी और जोमैटो के भविष्य को लेकर कितने उत्साहित थे। भले ही मुनाफे का रास्ता तब साफ नहीं था। लिस्टिंग 76 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 116 रुपए पर हुई। अच्छा खासा प्रीमियम। हाँ, लेकिन शेयर बाजार का सफर फिर रोलर कोस्टर जैसा रहा। नवंबर 2021 में 169 रुपए का हाई देखा, तो जुलाई 2022 में 40.60 का लो भी देखा। बाप रे, काफी उतार चढ़ाव। बिल्कुल। ये दिखाता है कि नई टेक कंपनियों पर दांव लगाना कितना रोमांचक और जोखिम भरा हो सकता है। पर 2023-24 में जबरदस्त वापसी हुई। दिसंबर 2024 में तो 304.70 का नया हाई। ये सिर्फ बाजार के सेंटिमेंट से हुआ या कंपनी ने कुछ अलग किया? नहीं, ये सिर्फ सेंटिमेंट नहीं था। ये वापसी कंपनी के प्रदर्शन और उसके विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन से जुड़ी है। असल में सिर्फ फूड डिलीवरी से लगातार मुनाफा कमाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था इंडस्ट्री के लिए। तो जोमैटो ने हाइपर प्योर जैसे बिजनेस में कदम रखा, जो रेस्टोरेंट्स को सप्लाई देता है, और सबसे बड़ा दांव ब्लिंकिट यानी क्विक कॉमर्स, 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी। हाँ, ब्लिंकिट का अधिग्रहण अगस्त 2022 में 4,447 करोड़ रुपए में।
ये तो काफी महंगा सौदा माना गया था उस वक्त। हाँ, महंगा माना गया था और इस पे सवाल भी उठे थे। लेकिन आज देखिए, गोल्डमैन सैक्स इसकी कीमत $13 बिलियन आंक रहा है। अरे वाह! तो ब्लिंकिट का अधिग्रहण जो उस वक्त जोखिम भरा लग रहा था, अब सही साबित हो रहा है। लगता तो यही है। क्विक कॉमर्स में भले ही अभी भी नुकसान हो, लेकिन इसने ज़ोमैटो को सिर्फ फूड डिलीवरी पर जो निर्भरता थी, उससे बाहर निकाला है। और एक और चीज, पेटीएम के टिकटिंग बिजनेस को खरीदकर डिस्ट्रिक्ट नाम से एंटरटेनमेंट और लाइव इवेंट्स में भी विस्तार किया है। अच्छा, ये भी है। और सबसे अहम बात, सालों के घाटे के बाद वित्त वर्ष 2024 यानी FY24 में कंपनी ने 351 करोड़ का अपना पहला सालाना मुनाफा दर्ज किया। पहला मुनाफा? ये कैसे संभव हुआ? देखिए, इसके पीछे कई कारण थे। कंपनी ने 225 कमजोर शहरों से अपना बिजनेस समेटा, अच्छा, रेस्टोरेंट कमीशन बढ़ाया, डिलीवरी खर्च कम किया, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया। मतलब कुछ कड़े लेकिन जरूरी फैसले लिए गए। समझ गया। मतलब फोकस अब प्रॉफिटेबिलिटी पर आ गया। बिल्कुल। और अब फरवरी 2025 में नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड। CEO दीपेंद्र गोयल कहते हैं कि ये नाम लचीलापन, अनुकूलनशीलता और निरंतर री-इन्वेंशन को दर्शाता है। तो इटर्नल के तहत अब 4 मुख्य स्तंभ हो गए: ज़ोमैटो फूड डिलीवरी, ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स, हाइपर प्योर B2B सप्लाई और डिस्ट्रिक्ट गोइंग आउट एंटरटेनमेंट। ये तो साफ है कि ये अब सिर्फ फूड कंपनी नहीं रही। बिल्कुल, फूडी बे से इटर्नल तक की ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे एक स्पष्ट विजन, बाजार के हिसाब से बदलने की क्षमता, सही समय पर रणनीतिक अधिग्रहण और फिर वित्तीय अनुशासन, ये सब मिलकर एक टिकाऊ और सफल बिजनेस बना सकते हैं। उन्होंने न सिर्फ ग्राहक की एक समस्या सुलझाई, बल्कि खुद को लगातार बदलते हुए मार्केट लीडर बने रहे। अब सोचने वाली बात यह है कि इटर्नल के इस नए ढांचे और एक नए विविध बिजनेस मॉडल के साथ क्या ये कंपनी भविष्य में सिर्फ भारतीय बाजार तक ही सीमित रहेगी, या हम इसे वैश्विक स्तर पर और भी बड़े और शायद नए क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ते हुए देखेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा।